Today we will starting our new chapter, that is the basic concept of chemistry. This is the first chapter of chemistry. प्लस वन में फर्स्ट चैप्टर है, तो बेसिकली इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज द जनरल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट. मैथमेटिक्स कह सकते हैं या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं. तो उसका एज सच मोल कॉन्सेप्ट से कोई लिंक नहीं है. उस जनरल मैथमेटिक्स में या जनरल जो साइंटिफिक पार्ट है इसका, उसमें हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स करनी है, राउंडिंग ऑफ फिगर्स करनी है. ये जनरल एक मैथमेटिक्स का पार्ट है. इसमें कुछ पार्ट तो आपने ऑलरेडी किया भी होगा नाइन्थ एंड Yes, टेंथ में, बट इसको हमने डिटेलिंग में करना है. और ये आपको फिजिक्स में भी आएगा. फिजिक्स में भी जनरल मैथमेटिक्स पार्ट्स पहले करवाते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं करवाते, बट फिजिक्स से केमिस्ट्री में करवाते हैं. तो जो केमिस्ट्री में रेलिवेंट पार्ट है, मैं पहले वो आपको करवा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो सबसे पहले है मैटर. बट मैटर क्या होता है? दिस इज अ बेसिक थिंग. मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास anything that एंड has ऑक्यूपाई been स्पेस इज identified कॉल्ड as मैटर. matter. कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है, जिसका कोई मास है, या और जो स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड द मैटर. सपोज कर लो वाटर है. वाटर को हम ग्लास में अगर डालते हैं तो वो ग्लास को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसको अगर उसके वेट को मेजर करेंगे तो इट विल हैव सम वेट. तो उसका वेट भी होगा एंड इट Yeah. ऑक्यूपाई स्पेस आल्सो, तो इट विल बी कॉल्ड द मैटर. सिमिलरली वुड, आयरन, दिस थिंग्स आर कॉल्ड द मैटर. जो एयर है, इज इट ए मैटर? क्या एयर मैटर है? एयर इज ऑल्सो ए मैटर. रीजन बीइंग, अगर Yes, आप sir. एक ट्यूब लेते हैं, कोई भी आप जो है रबर ट्यूब लोगे, जैसे टायर ट्यूब ले रहे हैं, और उसको आप फिल करेंगे एयर के साथ में, तो इट विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द एयर ट्यूब. मतलब एयर जो ट्यूब है दैट विल एक्सपैंड, वो एक्सपैंड हो जाएगी. बाद में उसका वेट मेजर करेंगे तो इट विल हैव मोर वेट. यहाँ पे मास और वेट जो है, अगर मैं मास को बोल रहा हूँ या वेट को बोल रहा हूँ, दैट इज द सेम थिंग. बट फिजिक्स में डिफरेंट होता है. मास हैज सम अदर मीनिंग, वेट हैज सम अदर मीनिंग. पर यहाँ पे केमिस्ट्री में मास या वेट का मतलब एक ही चीज है. तो चाहे मैं मास बोलूँ या वेट बोलूँ, मतलब एक ही होगा. ओके. तो मैं ये कह रहा था कि जो एयर है दैट इज ऑल्सो ए मैटर, क्योंकि उसका मास भी होता है Okay. और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है. फिर एक क्वेश्चन आता है वैक्यूम. क्या वैक्यूम मैटर है? अब इसको देखते हैं. सपोज करो ये एक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है. ओके. इसके अंदर एयर फिल्ड है. अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा के ये सारी की सारी एयर को सक कर लेता हूं. ठीक है. यहां पर एक परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया. Yes. मतलब एयर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई एयर, नथिंग. तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्या ये मैटर है? इट इज नॉट ए मैटर. रीजन बीइंग, ये एक किस्म के स्पेस को तो ऑक्यूपाई कर रहा है. इट इज ऑक्यूपाइंग ए स्पेस. ओके. जो ग्लास के अंदर सारा स्पेस क्या है, दैट इज वैक्यूम. बट कोई मास नहीं है, तो वैक्यूम को हम मैटर नहीं बोल सकते. इट ऑक्यूपाई स्पेस बट उसका कोई मास नहीं है, तो वैक्यूम इज नॉट मैटर. फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. There are matter shows two type of properties, that is the physical properties and second one is the chemical properties. Physical properties में आप बोल सकते हैं मास हो गया, लेंथ हो गया, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है. दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी. दीज आर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज को बाद में स्टडी करेंगे, पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है. अब जो मास लेंथ है, मास लेंथ हो गया, विस्कोसिटी हो गया, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. द फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. अब आगे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. नाउ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब्ड बाय नंबर और कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज. अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन करता हूं. अभी जो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको क्या किसी मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकता हूं और उसको एक नंबर से डिस्क्राइब कर सकता हूं, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मास है, मास ऑफ एलिफेंट इज 4000 kg. अब जो मास है किसी भी एलिफेंट का है, कोई भी थिंग का,
उसको मैं एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा, कोई वेइंग स्केल से मेजर करूंगा, चाहे इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, ओके, और उसको एक नंबर से एक्सप्रेस करूंगा, 4000 kg। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ द टेबल है, जिसको मैं एक कोई मेजरिंग स्केल से करूंगा, कोई मीटर की कोई मैं स्केल लेके आऊंगा या कोई इंच टेप से मेजर करूंगा, तो उसकी लेंथ ऑफ टेबल क्या है, 2 मीटर। तो लेंथ को मैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ और दूसरा उसको एक नंबर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो लेंथ इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम को मैं किसी वॉच से जो है वो मेजर करूंगा, 1 आवर या 2 आवर लिख रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल। सिमिलरली जो टेम्परेचर है, दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको मैं एक थर्मामीटर से मेजर करूंगा। वेलोसिटी को भी मैं एक जैसे स्पीडोमीटर होते हैं, तो वो वेलोसिटी या स्पीड को मेजर करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसको एक नंबर से मैं डिनोट करता हूँ। तो दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब एक फिजिकल क्वांटिटीज और भी हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम किसी भी लॉ को, फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट और डिस्क्राइब द लॉज ऑफ साइंस। कोई भी अगर मैंने लॉ को डिफाइन करना है, जैसे एफ फिजिकल टू एम में लिखा हुआ है, जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 9th या 10th में किया होगा। तो Yes. इस लॉ को डिफाइन करने के लिए कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन अप्लाइड। तो मुझको मास और एक्सेलरेशन, जो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी फंडामेंटल लॉ है साइंस का, उसको डिस्क्राइब या फॉर्मुलेट करने के लिए हमें हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। अब एक दूसरे टाइप की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे इसके एग्जांपल है कलर, स्मेल, लस्टर, जॉय, सैडनेस। जैसे कलर, स्मेल या लस्टर है, किसी ऑब्जेक्ट है, जैसे सोडियम हो गया या अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस की एक फॉल स्मेल होती है, क्लोरीन की भी एक फॉल स्मेल होती है, दोनों चीजें मैटर है। अब अमोनिया की ज्यादा फॉल स्मेल है, क्लोरीन की कम है, पर उस स्मेल को मेजर कैसे करूं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो स्मेल को मेजर करता हो। सिमिलरली कलर, डार्क रेड या लाइट रेड, उस कलर को डिफरेंशिएट तो मैं कर सकता हूँ कि वन इज डार्क रेड एंड अदर वन इज लाइट रेड, पर उसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो कलर को बता सके। क्वालिटेटिव कर सकते हैं, कलर्स को क्वालिटेटिव में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, लाइट, डार्क, डीप डार्क, बट कभी भी उसको मैं क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सेम लस्टर, कोई ज्यादा आपकी चमकती है चीज, कोई कम है, डल है, तो उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको मेजर नहीं कर सकते किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, दीज आर द नॉन फिजिकल। ये जो जो चीजें हैं, दिस इज रिलेटेड टू द केमिकल मैटर। अब जो जॉय सैडनेस है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू केमिकल मैटर। देखो जॉय सैडनेस जो है, ह्यूमन बींग्स हैं, दे फील द जॉय एंड दे फील द सैडनेस, ह्यूमन बींग्स आर मैटर, Yes. बट मतलब वो केमिकल मैटर की फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि केमिकल मैटर की फॉर्म में बात करता हूँ, सोडियम या कोई गैस की बात करता हूँ, तो कलर सब जो स्मेल लस्टर है उन पे एप्लीकेबल है। दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल ऑन द लिविंग मैटर, ठीक है। ये नॉन लिविंग मैटर पे एप्लीकेबल होगी, जो ऊपर 3 वाली है, और नीचे वाली जो थिंग है दैट इज एप्लीकेबल ऑन द लिविंग मैटर। तो इनको मैं किसी भी फिजिकल किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकता। तो दीज आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हमने इन पे कोई फोकस नहीं करना, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमने उन्हीं पे फोकस करना है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को पे फोकस करेंगे। तो 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड इज द ड्राइव क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन तीनों को हमने देखना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको अगर हमने मेजर करना है, तो हमें दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनसे उनका कोई लिंक नहीं है, तो दैट क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास, लेंथ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने मास ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए वो कितना उसकी लेंथ है वो जरूरी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। एक छोटा कोई ऑब्जेक्ट है तो वेइंग स्केल पे मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, उसका वेट, वेइंग स्केल ने तो इसका वेट को मेजर कर लेना है, उसी वेइंग स्केल पे मैं एक बड़ी ऑब्जेक्ट को भी रख सकता हूँ। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इररेलेवेंट है। अगर मैंने मास को मेजर करना है तो छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिमिलरली अगर मैंने लेंथ को मेजर करना है किसी इंच टेप से या किसी स्केल से मेजर करना है तो उसका मास क्या है, कोई लिंक नहीं है, ठीक है। एक इतना बड़ा कोई ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है, उसको मैंने स्केल से मेजर करना है तो उसकी मैं ये दिस इज अ स्केल, उसकी लेंथ को मेजर कर लूंगा। ओके, कोई इतना बड़ा बार है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई बार है, ठीक है, जो आपके कई मीटर तक है, उसकी लेंथ को मेजर करना है तो मैं मेजर कर लूंगा इस तरीके से, इस स्केल से। तो अगर लेंथ को मेजर करना है तो मास का कोई इशू नहीं है, अगर मास को मेजर करना है तो लेंथ का कोई इशू नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। उसमें मास हो गया, मास आपको पता है, लेंथ भी आपको पता है, टाइम भी पता है, Yes. टेम्परेचर पता है आपको, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में या फारेनहाइट में लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपको पता नहीं होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज अ अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, गिवन बाय ए लाइट सोर्स। उसको सीधा मैं बताता हूँ कि सपोज करो आपके पास दो बल्ब है, एक 20 वाट का है, एक 100 वाट का है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो 20 वाट वाला है वो ज्यादा लाइट देता है, इट गिव्स मोर लाइट, और जो 100 Yes. वाट वाला है ये लेस लाइट देता है, दिस गिव लेस लाइट। तो जो 100 वाट वाला है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी 20 वाट वाले से ज्यादा है, बस सिंपल मीनिंग इसका ये है। डिटेल में आप इसको फिजिक्स में स्टडी करोगे +2 में। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट शायद नहीं स्टडी किया होगा। इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मीनिंग क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अगर मैं सीधा आपको बताऊं कि जैसे एक वायर है, दिस इज द वायर, ये वायर करंट कैसे कैरी करते हैं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या Yes. करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं। व्हेन दे फ्लो इन दिस वायर, ठीक है, दे Yes. कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम करंट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको एम्पियर से मेजर करते हैं, ये भी आप डिटेल में स्टडी करोगे +2 में फिजिक्स में। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा इंटरेस्ट है जो इस टॉपिक में आगे आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे एक मास ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि आपके मेजर करता है ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया जो हम मोल में मेजर करते हैं। इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मास में या मोल में, सिर्फ इतना ही फर्क है, जो मास का यूज होता है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ग्राम, केजी ऐसे यूनिट्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, वो सब मास के अंडर आते हैं। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो भी एक किस्म का मास ही है, बट उसको हम मोल में डील करते हैं केमिकल कैलकुलेशन में। आगे डिटेल में समझाऊंगा इसको कि इसमें बेसिक डिफरेंस है क्या, मतलब ये केमिकल कैलकुलेशंस में जो लेबोरेटरी में हम काम करते हैं सारा, वो ग्राम्स में नहीं करते, वो मोल के टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द 7th यूनिट जो इस टॉपिक, इस चैप्टर में आगे डिटेल में आएगा। उसके बाद में आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, दीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहले तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज कर लिया, अब उसके बाद में डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब ही ये है कि किसी और से उसको हमने डिड्यूस किया है, निकाला है, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका एरिया। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, इट इज लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन द टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब है तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पर इस
दोनों को मेरी दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो एरिया क्या हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली जो वॉल्यूम है इट इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब एक और बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी है, स्मॉल वी से डिनोट करता हूं, या स्पीड है, ये क्या होता है लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस को मैंने लेंथ लिख लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी या स्पीड है ये लेंथ और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी क्या होगी ड्राइव्ड। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी क्या है, दिस इज लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे टाइम आ गया। ओके, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो गया ड्राइव्ड क्वांटिटी। दुनिया में उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी जितनी भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। उसके बाद में आते हैं आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये एक किस्म से आप फंडामेंटल क्वांटिटीज मान सकते हो इनको, पर इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंडर हम स्टडी नहीं करते हैं। तो एक होता है उसमें प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, इसकी डिटेलिंग में बाद में जाऊंगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। तो पहले हम आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे, कि अगर मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए दो चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे मास को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, तो मुझे दो जो है दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो होगा नंबर और दूसरा होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इसको मैं बड़े बेसिक तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, आपने शुगर परचेज करनी है, तो आप कहोगे मुझे शुगर दे दो, वो कहेगा कस्टमर, वो जो शॉपकीपर कहेगा कितनी शुगर चाहिए। अगर आप उसको कहोगे मुझे 5 शुगर दे दो, तो दिस इज द मीनिंगलेस चीज। वो कहेगा 5 शुगर क्या, आप कहोगे 5 kg शुगर दो मुझे। ठीक है, या आप कहोगे सिर्फ केजी शुगर दे दो, तो दैट इज ऑल्सो मीनिंगलेस। 5 शुगर इज मीनिंगलेस, केजी शुगर इज ऑल्सो मीनिंगलेस। ना उसको 5 शुगर समझ में आएगा ना उसको केजी शुगर समझ में आएगा, वो कहेगा प्रॉपर बोलो। आप कहोगे 5 kg शुगर चाहिए, तो 5 kg है क्या, दिस इज मास। अब यहाँ पे 5 क्या हुआ, 5 आपका एक रियल नंबर हुआ। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो छोड़ो। मतलब 5 आपका क्या है, एक रियल नंबर है, 5 kg 2.5 kg 2.1 kg जो भी है, और केजी क्या है, दैट इज द यूनिट। ओके, 5 ये रियल नंबर हो गया एंड केजी यूनिट। आप उसको 500 ग्राम शुगर भी बोल सकते हो, तो उसमें 500 क्या हुआ, दैट इज द रियल नंबर। ठीक है, एंड ग्राम क्या हो गया, दैट इज द यूनिट। तो ये दोनों चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट एनी रियल नंबर एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। सिमिलरली लेंथ का हो गया, 5 मीटर लेंथ है या 500 सेंटीमीटर लेंथ है, तो वो आपको एक नंबर चाहिए और दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है यूनिट क्या चीज है। यहाँ पे नंबर तो आपको समझ में आता है, नाउ व्हाट इज द यूनिट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या चीज है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, अब ये यूजर डिफाइंड होता है कि मैं कौन सा अपना स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूज कर रहा हूं। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को चूज करने के लिए एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं, चाहे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक एलिफेंट लेते हैं। ठीक है, एलिफेंट जो है काफी हैवी एनिमल है, मैं एलिफेंट को मेजर कर रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ शीप। अब इसका मतलब क्या है कि वन वन साइड मैंने एलिफेंट को रखा, एक कोई मेरे पास वेट बैलेंस है, ठीक है, काफी हैवी वेट बैलेंस होना चाहिए, और दूसरी जगह मैंने शीप को रखा। ठीक है, ऑब्वियसली है कि एलिफेंट का वेट जो है वो शीप से ज्यादा होगा, तो एक शीप से तो काम चलेगा नहीं, तो कितनी शीप चाहिए, सपोज कर लो 100 शीप के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी कि एलिफेंट के जो मास को मैं शीप के मास के अकॉर्डिंग मैं प्लेस कर रहा हूं, तो 1 एलिफेंट
इज इक्वल टू 100। 100. यहाँ पर शीप क्या है, शीप मेरा यूनिट हो गया। Unit. ओके, Yes. अब सपोज करो मैं शीप को अपना यूनिट मान लिया, अब मैं किसी आदमी का देख रहा हूँ कि किसी ह्यूमन बीइंग का जो वेट है वो कितने शीप के इक्वल है, तो 1 मैन इज इक्वल टू वो अराउंड 3 शीप के इक्वल होगा। ठीक है, शीप कमजोर मान लेते हैं, तो 1 मैन इज इक्वल टू 3 शीप। और सपोज करो किसी हॉर्स का देख रहे हैं, तो 1 हॉर्स इज इक्वल टू 10 शीप। तो बेसिकली मैं जो एनिमल्स का वेट है, ठीक है, या दूसरे आपके क्रिएचर्स का जो वेट है, वो शीप के वेट के अकॉर्डिंग मैं उसको ले रहा हूँ। तो शीप क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। इस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मैं दूसरे एनिमल्स का वेट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो शीप क्या हो गया, शीप इज द यूनिट because it is the standard of reference chosen by me to measure the weight of different animals. ओके, तो यूनिट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इस शीप को तो बिल्कुल चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि शीप को एक शीप होगी, ठीक है, मतलब इट कैन नॉट बी रेफरेंस, क्योंकि हमेशा शीप का जो वेट होगा दैट विल वेरिएबल। तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली लेंथ का केस भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना होता है, हमने यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करना होता है। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लिया, पर वो यूनिट वेरिएबल भी नहीं होना चाहिए। तो हम यूनिवर्सल में पूरे वर्ल्ड में कुछ यूनिट्स को फिक्स करके रखते हैं। तो जैसे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसको हमने मेजर करना है, तो एक स्टैंडर्ड मीटर स्केल से करेंगे। ओके, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स को हम डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हमने यूनिट्स को बनाया उनको क्या बोल दिया, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, दिस इज द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, नो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, वो मीटर होगा। ओके, एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया, फोर्स का ऐसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ का क्या होगा, इट विल बी मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर मीटर। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। नाउ अब जो यूनिट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, जो हमने यूनिट्स चूज किए हैं वो हमको देखना पड़ेगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहला तो उसमें होना चाहिए सुटेबल साइज। जो हम यूनिट चूज करेंगे वो सुटेबल साइज के होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो हमने लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, अब लेंथ कौन सी मेजर करनी है, सपोज करो कपड़ा लेना है, कोई सूट सिलवाने के लिए कपड़ा लेना है, तो उसकी जो लेंथ को मैं मेजर करता हूँ नॉर्मली, वो हम Yes. मीटर स्केल से करते हैं, मीटर्स में करते हैं। अगर आप कभी रेमंड या किसी शॉप में जाते हैं तो उनके पास मीटर का स्केल होता है, वो हमेशा मीटर से मेजर करते हैं। ओके, अगर सपोज करो चंडीगढ़ टू लेके हमने डिस्टेंस लेना है उसका, दिल्ली का, तो क्या ये मीटर स्केल से करेंगे, क्या इसको मीटर स्केल से मेजर करेंगे, नहीं, इसको हम Kilometer. किलोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस हमारा जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है, मीटर, किलोमीटर। और अगर सपोज करो हमने कोई ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का, और एक लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो उसको मीटर स्केल से नहीं करेंगे, उसको हम सेंटीमीटर या इंचेस से, नॉर्मली सेंटीमीटर से करते हैं, तो सेंटीमीटर से हम यूज करेंगे। तो हमने अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल क्वांटिटी हमने यूनिट का जो साइज है वो चूज करना है। सेकंड थिंग, रिप्रोड्यूसिबल। अब ये रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि जो यूनिट है इट शुड बी रिप्रोड्यूस। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में है, और वो वेइंग स्केल को यूज कर रहा है, ठीक है, एक जो नॉर्मल आपका जो लीवर बैलेंस वाला होता है, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो वो 1 kg या 2 kg के वेट्स रखता है, उसके अकॉर्डिंग वो मेजर करता है उसको। कोई भी शुगर है या सॉल्ट है या कोई भी आपका दूसरी ग्रोसरी वाला चीज है, सपोज करो उसके पास में जो वो है वेट्स हैं वो उसके मिसप्लेस हो गए। ओके, तो
क्या वो मेजर कर पाएगा? अब तो मेजर नहीं कर सकता, तो वो उस किस्म के जो वेट्स हैं वो कहीं से जाके परचेज करेगा। अब उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल, कि उस वेट्स को क्या हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट चलता कैसे है? अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये सारा काम रिलेटिव बेस्ड है। रिलेटिव बेस्ड मतलब क्या है कि हमने एक 1 kg का एक वेट है, दिस इज 1 kg वेट, ये होता है प्लेटिनम का। इसको हमने फ्रांस में कहीं रखा हुआ है, फ्रांस में इंस्टीट्यूट है, वहां पे हमने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं 1 kg वेट। नाउ इस वेट के अकॉर्डिंग एक रेप्लिकास क्रिएट होती हैं, इस वेट की रेप्लिका क्रिएट होती हैं आयरन में या स्टेनलेस स्टील में। ओके, जो इस वेट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब इन वेट्स को, इन रेप्लिकास को डिफरेंट कंट्रीज में उनकी जो लेबोरेटरीज होती है, नेशनल लेबोरेटरीज, वहां पे भेजा जाता है। फिर आगे वो इसकी रेप्लिकास को प्रोड्यूस करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को वो दे देती हैं। ठीक है, फिर वो उसकी रेप्लिकास को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ये सारा काम क्यों किया गया? ये सारा काम इसलिए किया गया कि अगर सपोज करो एक कंट्री में जो स्टैंडर्ड वेट है सपोज करो डिस्ट्रॉयड हो गया किसी तरीके से, लेबोरेटरी में आग लग गया, कुछ भी हुआ, तो बाकी जो कंट्रीज को रेप्लिकास भेजी गई हैं वो वहां से उस रेप्लिका को यूज करके नहीं बना सकते। तो इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास में कोई वेट्स है, अगर वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या हम उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। फिर आता है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, जो यूनिट है दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। कि सपोज करो 1 kg जो वेट है, अगर मैं मेजर कर रहा हूं कहीं कोल्डर रीजन में, ठीक है, और उस 1 kg वेट को सपोज कर लो आयरन का ही वेट है, ओके, और उसको मैं लेके जा रहा हूँ किसी हॉट एरिया में और वहां पे जाके वो वेट वेरी कर गया, ठीक है, तो वो इन वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपका जो वेट है वो दैट इज नॉट, मतलब वो चेंज हो गया, वो कांस्टेंट नहीं रहा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज हो रही है तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अगर इसका सिंपल एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि जैसे सपोज करो 500 kg शुगर को हमने मेजर किया, ठीक है, वन किसी स्केल पे हमने मेजर कर लिया 500 kg को, और वो जो ट्रेडर है वो 500 kg शुगर को कहीं बेचने लेके गया किसी दूसरे ट्रेडर के पास, वहां जाके उसने मेजर किया तो वो 450 kg आ रही है। तो ये तो इश्यू क्रिएट हो गया ना कि कहीं पे हमने 500 kg शुगर को मेजर किया और दूसरी जगह वो 450 kg आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट्स कहीं पे यूज किए जा रहे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, दे आर वेरिएबल, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, यूनिट्स के अंदर। पर अगर वो यूनिट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो जो पर्पस ऑफ मेजरमेंट है वो सारे का सारा खत्म हो गया। हमारा पर्पस ऑफ मेजरमेंट तो यही है कि जो चीज को हम वन जगह मेजर कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी वही आनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट आ गई, यूनिट्स वेरी कर गए, तो होल पर्पस ऑफ मेजरमेंट या होल पर्पस ऑफ जो स्टैंडर्डाइजेशन है वही हमारा सर्व नहीं हुआ। इट विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्शंस। जितनी भी ट्रेडिंग है वो सारी की सारी तो इसी पे है कि चीज वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर वेरी होगी फिर तो ट्रेडिंग ही नहीं हो सकती। तो यानी कि जो यूनिट्स हम हर जगह यूज कर रहे हैं वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आ गया तो सारे के सारा जो मेजरमेंट का पर्पस है वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही रिजेक्ट हो गया। फिर लास्ट थिंग है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ये जो यूनिट्स हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि अगर 500 kg शुगर की जो भी क्वांटिटी को मेजर मैं कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, वही 500 kg को जो ब्रिटिशर्स हैं, यूके वाले, यूएस वाले, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो 500 kg को मानते हैं नहीं जो हम तो इसको 250 मानेंगे, तो वो हम चला ही नहीं सकते इस यूनिट्स को। या सपोज करो वो केजी को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम इस यूनिट को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप किसी और यूनिट में हमें इसको सेंड करके भेजो, तो भी वो चीज नहीं हो सकती। तो ऐसे यूनिट्स इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ऐसे यूनिट्स का यूज करो जो हम एक्सेप्ट कर सकते हो।
ठीक है, इंटरनेशनली। कई कंट्रीज में था, मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा, वो एक पर्टिकुलर यूनिट्स को यूज करते थे। आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं है, सऊदी अरबिया में या कहीं यूज करते थे। तो वो यूएस या यूके वालों को समझ नहीं आते थे, तो उन्होंने ट्रेडिंग ही कैंसिल कर दी थी। इट वाज द यूनिट्स रिलेटेड टू लेंथ, वो लेंथ को यूज करते थे, मुझे अभी यूनिट का नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी इन अरब कंट्रीज के साथ में, क्लोथ की। तो मैं जब याद आएगा तो बताऊंगा आपको। तो मतलब इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, जो यूनिट्स हैं वो आपके थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होने चाहिए। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के भी कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं। एक सबसे पहले जो यूज करते थे दैट वाज द सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। सेकंड वाज द एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। अब देखो इसमें टेम्परेचर या दूसरे यूनिट्स नहीं आ रहे, टेम्परेचर, मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्योंकि ये ओल्ड यूनिट्स हैं, दीज आर ओल्ड यूनिट्स। जब ये ओल्ड यूनिट से 1800 सेंचुरी में जब डेवलप थे, तब इतना ज़्यादा काम साइंस पे होता नहीं था। तो मेजॉरिटी में तीन चीज़ें ज़्यादा होती थी, या टाइम होता था, या लेंथ होता था, या मास का होता था। तो पहले सीजीएस यूज करते थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस क्या है? दिस इज द फुट पाउंड सेकेंड। नाउ ये जो सिस्टम है ये यूएस, यूके और यूरोप में बहुत चलता है। अगर आप देखो जो नाइकी या रीबॉक है, इनके जो साइजेस होते हैं शूज के, ये फुट में होते हैं। ये सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं डालते, फुट में डालते हैं, और उसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है सेंटीमीटर या इंचेस में। तो सिमिलरली जो वेट होता है वो केजी में मेजर नहीं करते, पाउंड्स में मेजर करते हैं। ओके, तो ये एक इशू रहता है। फिर एमकेएस है, ये मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस जो है लेटेस्ट यूनिट थे जो कि मीटर किलोग्राम और सेकंड में यूज करते थे। नाउ अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती थी इस यूनिट्स के साथ में? देखो, जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल जो वहां पे रीजन है, वहां पे जो यूनिट्स चल जाते हैं, जैसे एफपीएस है तो यूएस, यूके, यूरोप में चलता है, तो वहां पे लोकेलिटी में तो वो सारा को यूज कर लेंगे। इवन जब वो इंपोर्ट करते हैं आइटम्स को, चाइना में किया या इंडिया में किया या कहीं बाकी एशियन कंट्री में किया, तो वहां पर भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स अवेलेबल होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है साइंटिफिक कम्युनिटी में। जो रिसर्च सारा काम होता है, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज, क्योंकि जितने भी यूनिट्स हैं अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, अब यूरोप या यूके में जितनी भी रिसर्च है अगर वो एफपीएस सिस्टम में होती रहे, तो बाकी जो कंट्रीज हैं, जापान जापान हो गया या चाइना है या इंडिया है, उनको बार बार यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम तो यही रहती है रिसर्च पेपर्स में। जितनी भी रिसर्च है इट शुड बी ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, वहां पे जितने भी यूनिट्स होने चाहिए वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही होने चाहिए। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक नए यूनिट्स को चूज किया गया, उनको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। सुना होगा आपने, एसआई स्टैंड फॉर द सेंसर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, एक नए यूनिट्स को डिस्कवर किया गया या एक सिस्टम को लेके आए जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। अब जितनी भी जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो रिसर्च पेपर इशू होते हैं, जितना भी रिसर्च का काम होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या और ब्रांचेस में, तो वो सारे के सारे एसआई यूनिट्स भी होने चाहिए। अगर एसआई यूनिट्स नहीं है और कोई अपना एफपीएस या कोई दूसरे यूनिट्स को यूज कर रहा है, तो वो रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर कोई भी रिसर्च पेपर है और किसी ने पब्लिश करना है, तो उसमें यूनिट्स हमेशा एसआई यूनिट्स होने चाहिए। तो एसआई यूनिट्स को हमने भी एसआई यूनिट्स में ही डील करना है पूरी केमिस्ट्री में। तो एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं? पहली बात तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब उनके सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मास है उसको हमने जो एक्सप्रेस करना है स्मॉल एम में एक्सप्रेस करना है, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? दैट विल बी द किलोग्राम, सिंबल विल बी केजी। ओके, जो लेंथ है इसको स्मॉल एल से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, एसआई यूनिट क्या है? दैट इज मीटर, स्मॉल एम विल बी द सिंबल। इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करने पड़ेंगे। टाइम को स्मॉल टी से एक्सप्रेस करना है, एसआई यूनिट दैट इज सेकंड, सिंबल इज स्मॉल एस। टेम्परेचर जो है कैपिटल टी से एक्सप्रेस करना है, तो इसका यूनिट है केल्विन, इसको कैपिटल के से एक्सप्रेस करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एन नहीं होता, सॉरी हाँ ठीक है, दिस इज एन, स्मॉल एन से एक्सप्रेस करना है,
ऐसा यूनिट इज मोल, MOLE, पर सिंबल इसका MOL होता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जो SI यूनिट्स है उसका एम्पियर है और सिंबल है कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV से डिनोट करते हैं, I लिखते हैं और V को फुट में लिखते हैं, तो यूनिट इसका है कैंडेला, CD से इसको हम डिनोट करते हैं। अब ये याद करने पड़ेंगे। और इसमें एक और चीज और भी है कि जैसे सपोज करो आपको ये लिखा हुआ है 5 m = 5 kg। अब आपको ये पता होना चाहिए कि m = 5 kg लिख रहा है तो m स्टैंड फॉर द मास, ठीक है, एंड kg स्टैंड फॉर द यूनिट। अगर लिखा जा रहा है L = 5 मीटर, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि जो L है दैट इज लेंथ और m यहाँ पर मीटर है। मतलब ये बताने वाली चीज नहीं है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर m का मतलब मास है और kg यूनिट हो गया या किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ, जो L का मतलब लेंथ है और 5 मीटर का मतलब मास नहीं है, m का मतलब मीटर है, दैट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल t = 10 सेकेंड, 10s, तो s स्टैंड फॉर द सेकेंड एंड t स्टैंड फॉर द टाइम। बट कैपिटल T = 100 केल्विन लिख रहा हूं, तो यहाँ पर कैपिटल T का मतलब टाइम नहीं है, दैट इज द टेम्परेचर, और K स्टैंड फॉर द केल्विन। तो दिस थिंग ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर है उसमें डायरेक्टली ऐसा ही लिखा होता है कि m = 5 kg, तो m स्टैंड फॉर द मास एंड kg स्टैंड फॉर दैट यूनिट। ओके, और ये याद करने पड़ेंगे आपको, सिंबल भी, सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी भी, सिंबल ऑफ द ऐसे यूनिट भी, और इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर रूल्स फॉर राइटिंग ऐसे यूनिट्स, तो इसमें ये बेसिक कुछ इसमें है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर इवन इफ नेम आफ्टर पर्सन। देखो कुछ ऐसे यूनिट्स जो हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे है, जैसे न्यूटन के नाम पे है, नॉर्मली साइंटिस्ट का नाम कैपिटल N लिखते हैं और कूलम C कैपिटल है, बट जब हमने यूनिट लिखना है, साइंटिस्ट का नाम लिख रहे, यूनिट का नाम लिख रहे हैं, तो वहां पे स्मॉल n और स्मॉल c से आगे, जैसे 20 न्यूटन है, अगर मैं 20 न्यूटन लिख रहा हूँ तो न्यूटन की रिस्पेक्ट तो जरूर करनी है, पर यहाँ पे स्मॉल n से ही लिखते हैं, ये रूल है। ऐसे ही अगर चार्ज को लिखना है कि Q = 20 कूलम, अगर मैं पूरा लिख रहा हूँ तो C को मुझे स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैं सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंबल फॉर द यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल, अगर मैं सिंबल को लिख रहा हूँ तो 20 n। देखो अगर 20 न्यूटन लिखूंगा तो n वुड बी स्मॉल, पर सिर्फ उसका सिंबल लिख रहा हूं तो 20 n। ओके, सिमिलरली 10 कूलम, C वहां पे कैपिटल आएगा। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ओके, जो उनके सिंबल हैं वो हमने स्मॉल लिखने हैं, मीटर, m, किलोग्राम, kg, ठीक है। सिर्फ साइंटिस्ट के नेम पे थोड़ा ये चेक करना है। फिर उसके बाद है यूनिट्स जो है डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, जैसे केल्विन लिख रहा हूँ 500 केल्विन, तो उसको केल्विन्स नहीं लिखना, केल्विन ही लिखना है। ओके, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज आफ्टर यूनिट्स, फुल स्टॉप को यूज नहीं करना, 10 मीटर डॉट नहीं लिखना, ठीक है, 10 मीटर ही लिखना है, 20 n ही लिखना है, 20 n डॉट नहीं लिखना। स्पेस, नो स्पेसिस बिटवीन द सिंबल, जैसे न्यूटन मीटर किसका सिंबल होता है, ये टॉर्क का सिंबल होता है, तो एन एम को जो है इकट्ठा ही लिखना है, गैप नहीं डालना, ये गलत है। वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड द सिंबल ऑफ यूनिट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे 25 मीटर लिखा है तो 25 मीटर को उसके साथ नहीं लिखना, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना। ओके, नॉर्मली इतना कोई इस पे ध्यान देता नहीं है, बट हमने करेक्ट ही करना है, जो जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपकी दो टाइप की जो होती हैं, दैट इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है उसका जो एसआई यूनिट है दैट इज द रेडियन, ठीक है, एंड सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। सिंबल रेडियन का RAD, ठीक है, और इसका होता है SR। नाउ जो ये दोनों जो है एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की तरीके से ही होते हैं, पर इसको थोड़ा हम अलग मानते हैं, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स का हमने नाम दे दिया।
जो कि थोड़ा अलग है। अब ये होते क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस मेजर इन द प्लेन ऑफ द सेम लाइन। देखो ये तो आपने 9th में बहुत ही किया होगा कि आपके दो लाइंस के बीच में जो एंगल है, ठीक है, दैट इज द प्लेन एंगल। जैसे दो लाइंस हैं, ये तो 5th 6th से स्टार्ट हो जाता है, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज द प्लेन एंगल, क्योंकि एक प्लेन में है। ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, या तो डिग्री में मेजर करते हैं रेडियन में। जैसे ये तो आपने किया होगा डिग्री, थीटा डिग्री। रेडियन मुझे नहीं पता, रेडियन में किया ये मेजर आपने जो नो 9th में सर, किया रेडियन में मेजर? रेडियन में नहीं किया सर, डिग्री। कोई बात नहीं, रेडियन में कराता हूँ। फिर जो सॉलिड एंगल होता है, इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल subtended by any object at a certain point in the 3D space. It is a ratio of area and the scale of the distance. It is also a dimensional physical quantity which is measured in the accelerated steradian. अब ये सॉलिड एंगल को मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। पहली बात तो डिफरेंस देख लेते हैं। प्लेन एंगल में, ये जो प्लेन एंगल है दैट इज 2 डायमेंशनल, एनालॉजिकल टू द ट्राइंगल स्केयर। जो ट्राइंगल में एंगल बनता है या स्केयर में बनता है सर्कल में, तो दैट इज द प्लेन एंगल। ये आपने किया हुआ है, नो इशू। सॉलिड एंगल को देखते हैं। ये 3 डायमेंशनल में होता है और दिस इज द एनालॉजिकल टू द कोन, क्यूब एंड स्फीयर। देखो पहली बात तो जो सॉलिड एंगल आएगा हमेशा 3 डायमेंशनल में आएगा। और ये होगा क्या, आपने कोन देखा हुआ है, तो कोन कैसा होता है, यहाँ पर एक किस्म का आपका सर्कल होता है और उस सर्कल से आपकी जो सरफेस एक्सटेंड हो रही होती है पॉइंट पे मिल रही होती है। तो जो ये एंगल बना रहा है, दिस एंगल, ओके, ये 2 डायमेंशनल में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल में एंगल है। तो दैट एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ओके, दिस इज द एंगल इन द 3 डायमेंशनल, जो कि आपका एक सर्कल जो है इट इज मेकिंग द एट ए वन पॉइंट। ये जो कोन का एंगल है या क्यूब का एंगल है, स्फीयर का एंगल है, ओके, दैट थिंग इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। थोड़ा और इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं प्लेन एंगल को क्लियर कर देता हूँ कि रेडियन में मतलब क्या होता है, क्योंकि रेडियन में अगेन एंड अगेन, चलो केमिस्ट्री में तो इतना यूज नहीं होता पर फिजिक्स में बहुत आएगा, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं रेडियन में? इन जनरल इफ द लेंथ ऑफ द आर्क एस यूनिट्स एंड द रेडियस इज आर यूनिट्स, देन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। देखो ये एक सर्कल है, जो रेडियस है दैट इज आर, ठीक है, और दिस इज द आर्क लेंथ, दिस इज एस। इसकी आर्क लेंथ क्या है, दैट इज एस। तो जो थीटा एंगल होगा, जो ये थीटा बना रहा है, मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात नहीं कर रहा, जो थीटा है दैट विल बी एस बाय आर। आर्क ऑफ लेंथ, जो सॉरी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ओके, यानी कि जो साइज ऑफ द एंगल है थीटा, इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ, जो आर्क लेंथ है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रेडियस। और जो एंगल आएगा वो रेडियंस में होगा। फॉर एग्जांपल इफ एस इज 3 सेंटीमीटर, अगर एस को मैंने 3 सेंटीमीटर लिया और रेडियस को 2 सेंटीमीटर लिया, तो थीटा कितना हो गया आपका, एस बाय आर, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैसे, तो 1.5। अब ये क्वेश्चन आता है तो भाई रेडियन क्यों लिखा है, वाई इट इज रेडियन? रेडियन इसलिए लिखा है कि अगर मैं सिंपली 1.5 लिख देता हूँ और इसके आगे मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, तो 1.5 क्या चीज है? व्हाट इज 1.5? नथिंग, ये तो एक नंबर है। रेडियन जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कल। ये जो 1.5 रेडियन है, दिस इज बिलोंगिंग टू द सर्कल। ये एक सर्कल का एंगल है। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर इस रेडियन को, अगर सपोज करो आपने कन्वर्ट किस में करना है, अगर आपने कन्वर्ट इसको करना है उसमें, क्या कहते हैं, दिस वन, आपने कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, तो उसका भी एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है, सपोज करो इसको मैं पूरा बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल, 360 डिग्री। जो टोटल एंगल होता है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है, ये तो पता है आपको कि ये जो एंगल यस होगा सर। दिस इज 360 डिग्री। अब ये जो 360 डिग्री होता है, इसको मैं मानता हूं 2 पाई के इक्वल, ठीक है। इट इज टेकन एज द 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन।
इसको डिफाइन करते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल, ठीक है। यानी कि जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, इट इज 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। ये बात समझ में आती है, जो 1 रेडियन हो गया वो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। ओके, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो आपका 1 रेडियन इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। अब ये आपको रेडियन क्या दिया हुआ है, 1.5, तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हो कि ये एंगल कितना होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू पाई। तो डिग्री में कितना एंगल आएगा, इट वुड बी 1.5 इंटू 360, 2 इंटू 3.14। तो रफली ये जो आएगा आपका, जस्ट 1 मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इट कम्स आउट टू बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14, तो इट कम्स आउट टू बी 85.9। तो इस तरीके से आप इसको डिग्री में कर सकते हो। बस ये चीज का याद रखना है कि जो 360 डिग्री होता है ये आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये 2 पाई है, तो ये आपका यहाँ से रिलेशन निकल जाता है। तो ये नॉर्मली फिजिक्स में यूज करोगे, इतना केमिस्ट्री में यूज नहीं होता इस चीज का। उसके बाद में हम स्टेरेडियंस पे आते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, नॉट इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, जो स्टेरेडियन होता है, ये सॉलिड एंगल है, इसका कॉन्सेप्ट देखो आप। देखो ये 3 डिग्री में होगा हमेशा, ठीक है, 3 डायमेंशन में होगा। पहले इस चीज को कंसिडर करो, ये आपका स्फीयर है, ये एक चीज का ये नजर तो सर्कल आ रहा है, पर दिस इज ए स्फीयर। उस स्फीयर में मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। अब ये सर्कल की फॉर्म में लिया, ऑब्वियसली ये कर्ड एरिया ही है, दिस इज कर्ड एरिया, क्योंकि जो स्फीयर का एरिया होता है सारे का सारा वो कर्ड है। पर उस कर्ड पे तो मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द सर्कल जिसका एरिया क्या है एस, और ये जो सर्कल का एंड पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, ओके, वो उसको मिला दिया किसमें मैंने, सेंटर पे, इस स्फीयर के सेंटर पे। तो एक किस्म का कोन आ गया ना। ये कोन समझ में आ रहा है आपको, जो ये वाला सर्कल है इट इज फॉर्मिंग ए कोन, और ये कोन जो है, अगर कोन को नाम दूं ओ ए बी, ठीक है, ओके, दिस इज ए कोन। ये बात समझ में आती है आप, दिस इज ओके। नाउ Yes, sir. जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है दैट इज आर, जो ये बड़े स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज आर, ओके। नाउ इट इज मेकिंग दिस एंगल, ये जो एंगल है। अब ये जो सॉलिड एंगल होता है उसको दो टर्म एक्सप्रेस करते हैं, या तो होता है ओमेगा, जो ओमेगा का सिंबल होता है ये, इसको ओमेगा की फॉर्म में या तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं या ओमेगा को ऐसे भी करते हैं, डब्ल्यू, दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। नाउ ये जो सॉलिड एंगल होता है इट इज गिवन बाय, अब रिलेशन देखो, दिस इज द सिंबल ऑफ द सॉलिड एंगल ओमेगा, इट इज गिवन बाय ये जो एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ओके, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि सॉलिड एंगल का मतलब क्या है। ये हमारे पास में एक स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है आर। उस स्फीयर के ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब वो जो सर्कल ड्रॉ किया है उसका एरिया क्या है, दैट इज एस, ठीक है। और ये जो सर्कल है या जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है ये एक सॉलिड एंगल बना रहा है ओमेगा एट द सेंटर। अब उस ओमेगा को मेजर कैसे करेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल which is subtending at angle omega on the center divided by radius of the sphere, radius of the circle नहीं है, radius of the sphere है। तो this is the formula to calculate the solid angle, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे स्टेरेडियंस, एसआर, ओके।
अब इसको जरा देखते हैं इस डायग्राम से, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब जरा देखते हैं। अब यहाँ पर एक मान के चलो जो होल स्फीयर है उसका जो एंगल है स्टेरेडियन में दैट इज 4 पाई। अब आपको क्या सर ये 4 पाई कैसे 2 पाई होना चाहिए? जो 2 पाई जो 360 डिग्री एंगल होता था वो आपका होता था उसके केस में, इन द केस ऑफ द प्लेन। ये प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो स्फीयर का जो टोटल एंगल होगा सॉलिड एंगल स्टेरेडियन दैट इज 4 पाई। ठीक है, नाउ अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इसकी रेडियस क्या आर, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, नो इशू। नाउ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल क्योंकि आर में रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये आपने मेंसुरेशन में किया होगा 9th या 10th में, कि अगर मेरे पास में एक कोई स्फीयर है और जिसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि स्फीयर का तो कर्व सरफेस एरिया ही होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू द 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल जो कि स्फीयर के ऊपर है उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर इज स्मॉल हेयर, ठीक है ये वाली आर। और एरिया ऑफ द स्फीयर जो ये आपको नजर आ रहा है दिस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज द 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एंगल ड्रॉ कर रहा है मतलब दिस एंगल, ओके, ये ओमेगा कर रहा है, दिस इज द ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू द ये वाला एरिया, ठीक है, दिस एरिया, ओके, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। ठीक है, ये बात समझ में आती है, पाई आर स्क्वायर अपॉन द Yes, आर स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज का ये देखो, जो ये आर अपॉन कैपिटल आर है, ठीक है, दिस आर अपॉन कैपिटल आर, इसको थोड़ा इमेजिन करो आप 2D में। ठीक है, तो ये अगर आप एक प्लेन लेके चलते हो तो आर अपॉन आर क्या आएगा, दिस थीटा इन द प्लेन एंगल। ठीक है, चलो उस सब में छोड़ो आप, ठीक है, इतना मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब बस आप इतना याद रखो दिस इज, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है आपको वैसे ही नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स में आता है सॉलिड एंगल, फिजिक्स में भी नहीं इवन आएगा। तो यहाँ पर बस आप इसको इतना याद रखो इसको कि दिस ओमेगा जो है दैट इज द सरफेस एरिया, जो एरिया ऑफ द सर्कल है डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बस इतना याद रखना है कि ये 4 पाई होता है इसका टोटल जो आपका स्टेरेडियन होता है स्फीयर का, बस इतना याद रखना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेरेडियन। नाउ अब यहाँ पर एक चीज आती है प्रीफिक्सेस इन द एसआई यूनिट्स। अब ये प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है, जो एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो तो या तो दे आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस बिफोर द नेम ऑफ द बेस यूनिट्स। अब जो एसआई यूनिट्स हैं कि अगर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करनी है तो उनके जो ऐसे यूनिट या तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो हमको प्रीफिक्सेस ऐड करना पड़ता है। अब उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। सपोज करो इंडिया की बात करते हैं तो हम डिफरेंट सिटीज के बीच में डिस्टेंस लिख रहे हैं, ओके, एंड आई एम यूजिंग द एसआई यूनिट्स। तो सपोज करो चंडीगढ़ टू, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एसआई यूनिट्स में लिखना है तो कितना होगा, इट वुड बी 250,000 मीटर, होता 250 किलोमीटर है पर मैंने एसआई यूनिट्स में लिखना है, तो ये कितना होगा 250,000 मीटर, यानी कि 2,50,000 मीटर। सिमिलरली अगर लिखना है कश्मीर टू कन्याकुमारी तो वो कितना हो जाएगा, इट वुड बी 4,000 आगे 3 दिस मीटर। सिमिलरली बाकी के डिस्टेंसेस लिख रहे हैं लखनऊ टू दिल्ली तो वो अराउंड जो हो जाएगा इट वुड बी 375,000 मीटर। अब सपोज करो ऐसे डिस्टेंसेस को हमने लिखना है, ठीक है, और हमेशा ज्योग्राफी में ऐसे डिस्टेंसेस मेंशन होते हैं, तो ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट है, मैं इतने बड़े बड़े फिगर्स को अगेन एंड अगेन लिख रहा हूँ, पर मैंने ऐसे यूनिट्स को यूज करना है क्योंकि मीटर इज द ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ।
तो ये तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि बार बार मैं यूज तो ऐसे यूनिट्स ही कर रहा हूँ, बट इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स को बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो कोई ठीक नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। अब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि रखूंगा तो मैं ऐसे यूनिट ही, पर उसके आगे मैं कोई और प्रीफिक्स को यूज करूंगा। जैसे सपोज कर लो ये चीज है 37500 मीटर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 375 इंटू 10⁻³ मीटर। इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 375 Yes, लिख sir. लिया, मल्टीप्लाई 10⁻³। अब मैं क्या करूंगा, इस 10⁻³ की जगह कोई प्रीफिक्स ले आऊंगा। अब मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि 10⁻³ इज इक्वल टू किसके इक्वल, के इक्वल। के स्टैंड्स फॉर द किलो, मतलब 10⁻³ इज इक्वल टू किलो, तो किलो की जगह के लिख लिया। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 375 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो मैंने के को यूज कर लिया, दैट इज ए प्रीफिक्स। सिमिलरली अगर सपोज करो एक ऐसा डिस्टेंस है 375 1 2 3 4 5 6 मीटर। ओके, तो ये वाली जो चीज है इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 375 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये 10⁻6 को किसके इक्वल लिखूं, जो 10⁻6 है इसको मैं लिख लेता हूँ कैपिटल एम, वेयर एम स्टैंड फॉर द मेगा। तो L इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू दिस, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया 375 कैपिटल एम स्मॉल एम मेगामीटर। L इज इक्वल टू 375 मेगामीटर। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर यूज तो ऐसा यूनिट ही कर रहा हूँ, मैं चेंज कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द ऐसे यूनिट्स। सिर्फ मैंने अपनी कैलकुलेशन या जो फिगर्स हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रीफिक्स का यूज कर लिया। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स। ठीक है, यूज ऐसे यूनिट ही कर रहा हूँ, पर यहाँ पर एक प्रीफिक्स को ऐड कर लिया ताकि मैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकूं, जो नीट एंड क्लीन एक्सप्रेस कर दूं, ताकि स्पेस मेरी कम से कम यूज हो और देखने में ठीक लगे। अब वो प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब वहां पे क्या हो सकता है, प्रीफिक्स जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो अगर 10⁻1 है प्रीफिक्स, पहले बड़े वाले की बात कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डेका, डीए से उसको डोनेट करते हैं। अगर 10⁻2 है, 100 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो दैट विल बी हेक्टो, स्मॉल एच। 10⁻3 है तो प्रीफिक्स क्या होगा, किलो, स्मॉल के से एक्सप्रेस करेंगे। 10⁻6 है तो इट इज मेगा, कैपिटल एम से। 10⁻9 है तो दैट इज गीगा, कैपिटल जी से। 10⁻12 है दैट इज टेरा, कैपिटल टी से। 10⁻15 है तो दैट इज पेटा, कैपिटल पी से। 10⁻18 है तो एक्सा, कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। और नीचे आते हैं तो 10⁻1 है तो डेसी, स्मॉल डी से। 10⁻2 है सेंटी, सी सेंटीमीटर बहुत बार सुना होगा। 10⁻3 है दैट इज मिली, मिलीमीटर। 10⁻6 है दैट इज माइक्रो, स्मॉल एम से इसको, ये स्मॉल एम नहीं होता, गलत लिखा हुआ है, ये म्यू से एक्सप्रेस करते हैं। म्यू ऐसा होता है, यू का हल्का सा आगे निकाला होता है, दैट दिस इज म्यू। तो इसको म्यू से एक्सप्रेस करते हैं माइक्रो को। 10⁻9 क्या होता है, नैनो, स्मॉल एन से। 10⁻12 क्या होता है, पिको, कैपिटल स्मॉल पी से। 10⁻15 क्या होता है, फेम्टो, एफ से। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाता हूं। जो आप हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, ओके, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, कंप्यूटर पे देखा होगा, लैपटॉप पे आपने, तो टेराबाइट या गीगाबाइट्स होती हैं। 500 जीबी की हार्ड डिस्क है या 1 टीबी की हार्ड डिस्क है। तो बेसिकली जो डाटा होता है कोई भी कंप्यूटर के अंदर, वो हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, बाइट्स में। ठीक है, Yes, दैट इज sir. एक्सप्रेस इन द बाइट्स। अब बाइट बहुत ही छोटा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, तो उससे हमारा काम नहीं चलता, इसलिए हमको ज्यादा बाइट्स चाहिए होती हैं कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो
जो बाइट है हम जो यूज करते हैं 10⁻6 MB की जो होती है, ठीक है, MB का मतलब क्या है, 10⁻6 बाइट। फिर उसको जो होती है गीगा बाइट्स, दैट इज इक्वल टू 10⁻9 बाइट्स, ठीक है, जो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। और आज के टाइम में तो टेराबाइट्स में यूज होता है, तो TB इज इक्वल टू 10⁻12 बाइट्स। किसी टाइम पे पता नहीं आपको याद है नहीं, 2001 या 2002 में फ्लॉपी ड्राइव आती थी, शायद कभी आपने देखी हो। वो फ्लॉपी ड्राइव होती थी, दैट वाज द 2.1 MB। उसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते थे, कोई मूवी या कोई PPT भी मुश्किल से आती थी उसके अंदर, तो कंडेंस करके डालनी पड़ती थी। तो मेगाबाइट्स की टर्म में आती थी फ्लॉपी ड्राइव्स। तो 2.1 MB की आती थी, अराउंड 10 या 15 रुपीज की होती थी। तो डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए उसको यूज करते थे और इजीली करप्ट हो जाती थी। बट आज की डेट में तो ये चीज बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। जो स्मॉल से स्मॉल पेन ड्राइव है वो भी 1 GB से तो कम की आती नहीं है। उस टाइम मुझे याद है 750 MB की पेन ड्राइव, वो 750 MB की पेन ड्राइव होती थी, दैट वाज द अराउंड 3000 या 4000, 2002 या 2003 की बात है। तो इतनी एक्सपेंसिव होती थी। तो मेरा मतलब ये कहने का ये है कि दीज आर ऑल यूनिट्स टू एक्सप्रेस। जो छोटी चीज है उसको बार बार लिखने, उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। ओके, अब इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें ये आपको प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो पे ज्यादा नहीं पूछते हैं, किलो, मेगा, जीजा, टेरा, ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा। ओके, और इन्हीं के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, फैक्टर लेबल मेथड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग क्या है इसका, आपको जो क्वांटिटीज गिवन होती हैं वो हमेशा आपको गिवन होंगी पिकोमीटर में या नैनोमीटर में या आपको सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। अब अगर आपको वो कन्वर्जन नहीं पता तो आप वो चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, ओके, उसको देखते हैं। हाउ थिंग्स आर कन्वर्टेड, मतलब हाउ यूनिट्स आर कन्वर्टेड। टू कन्वर्ट ए मेजरमेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, मल्टीप्लाई द नोन क्वांटिटी एंड द यूनिट बाय ए कन्वर्जन फैक्टर। हमने एक को मेजरमेंट को, ठीक है, 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी विद द रॉन्ग यूनिट या गिवन यूनिट है, दिस रॉन्ग नहीं, दिस इज द गिवन यूनिट, उसको एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हमें क्वांटिटी विद द डिजायर्ड यूनिट मिल जाए। ओके, जैसे सपोज कर लो मुझे दिया गया है 1200 मीटर, मैं चाहता हूं कि मुझे किलोमीटर मिले, मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा बाद में बताऊंगा, ताकि मुझे जो फाइनल आंसर मिले क्वांटिटी विद द डिजायर्ड यूनिट में मिल जाए, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने 1 Yes, यूनिट sir. से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्वांटिटी विद द गिवन यूनिट उसको किसी कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब वो कन्वर्जन फैक्टर कैसे होगा, आएगा, किससे करना पड़ेगा, वो बाद में बताता हूँ। तो मुझको उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्वांटिटी विद द डिजायर्ड यूनिट मिल जाएगी। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। हमने जो कन्वर्जन फैक्टर लेते हैं, हमें कन्वर्जन फैक्टर लेना पड़ेगा। दैट कन्वर्जन फैक्टर जो हम चूज करेंगे, इट कैंसल्स ऑल द यूनिट एक्सेप्ट दोज डिजायर्ड फॉर द आंसर। अब उस कन्वर्जन फैक्टर का काम क्या होगा, बाकी सारे यूनिट्स को कैंसिल कर देगा, सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को रखेगा जो हमें चाहिए। अब वो कन्वर्जन फैक्टर आता कैसे है, ये भी बहुत जरूरी है कि हाउ कन्वर्जन फैक्टर कम, हमने कन्वर्जन फैक्टर कैसे लेना है। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो यूनिट्स हैं उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे कि सपोज करो फिट को हमें इंचज में कन्वर्ट करना है या इंच को फिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें इंच और फिट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, ठीक है।
जो 1 फुट होता है वो 12 इंच के इक्वल होता है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो कन्वर्जन फैक्टर जनरेट हो सकते हैं, वो कैसे? जैसे 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच है, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, जैसे 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 12 इंच से, मैंने यहां पर भी 12 इंच से डिवाइड कर दिया, यहां से भी 12 इंच से डिवाइड कर दिया, तो 12 इंच डिवाइडेड बाय 12 इंच दैट इज 1। तो यानी 1 फुट अपॉन 12 इंच इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन फैक्टर कि 1 फुट अपॉन 12 इंच इज इक्वल टू 1 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, इसको 1 फुट से डिवाइड कर देता हूं, तो 1 फुट डिवाइड बाय 1 फुट डिवाइड बाय, यहां पर भी 1 फुट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 12 इंच अपॉन 1 फुट दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पर दो कन्वर्जन फैक्टर मेरे जनरेट हो सकते हैं, 12 इंचेस अपॉन 1 फुट इज इक्वल टू 1 एंड 1 फुट अपॉन 12 इंचेस इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो कन्वर्जन फैक्टर हैं ये आपके क्या हैं, दैट आर द सेम, मतलब ये आपके दो फैक्टर्स आपके जनरेट हो गए। अब उसके बाद क्या है, अब हमने क्या करना है, जिस नंबर को हम एक्सप्रेस जो यूनिट को हम चाहते हैं कि हमारे पास में आए, उसको हमने प्लेस किस में करना है, न्यूमरेटर में, और जो चाहते हैं हम कैंसिल हो जाए उसको हमने रखना है डिनोमिनेटर में। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज करो हमें 1200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके, तो करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें मीटर और किलोमीटर में रिलेशन देखना पड़ेगा। नाउ जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू, सॉरी इसको, जो 1 किलोमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये रिलेशन आपको पता है। तो इसके कन्वर्जन फैक्टर क्या हो सकते हैं, पहला कन्वर्जन फैक्टर होगा 1 इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, 1 का जो फैक्टर ये हो सकता है। सेकंड कन्वर्जन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, ये दो कन्वर्जन फैक्टर पॉसिबल है, ठीक है, इनके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अब मैंने 1200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके, तो पहले मैं 1200 मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है, 1200 मीटर लिख लिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे मीटर नहीं चाहिए, मुझे आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो जिसमें आंसर चाहिए किलोमीटर में चाहिए, तो मैं ऐसा कन्वर्जन फैक्टर चूज करूंगा जिसमें किलो जो डिजायर्ड यूनिट है वो न्यूमरेटर में हो। मुझे डिजायर्ड यूनिट आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो जो डिजायर्ड जो कन्वर्जन फैक्टर है उसमें जो डिजायर्ड यूनिट है इट शुड बी इन द न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर में हो, और जो चीज नहीं चाहिए वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे लिखता हूँ, 1200 मीटर इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या आया, आंसर कम्स आउट टू बी 1.2 किलोमीटर। सिंपल चीज, ये इसको रीड करने की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है, ये बिल्कुल सिंपल है कि हमें जो चीज चाहिए वो किलोमीटर में होनी चाहिए, जो चीज चाहिए डिजायर्ड यूनिट्स वो न्यूमरेटर में रखो, जो चीज नहीं चाहिए उसको हमने रखना है डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 1.2 किलोमीटर। ओके, दिस इज ओके, ये क्लियर है। एक और एग्जांपल Yes, sir. लेते हैं, जैसे सपोज करो 7200 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर दो यूनिट्स की कन्वर्जन है, मतलब किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर को हमने करना है सेकंड में। अब यहाँ पर थोड़ा देखना है, तो इसको लिखते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे लिखा हमने। अब यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर को सेकंड में,
अब जरा देखते हैं, किलोमीटर को मीटर में करना है तो रिलेशन आपका जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो 1000 मीटर ऊपर आएगा और जो 1 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 72, ठीक है, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय, ओके, 1000 मीटर ऊपर चला गया और 1 किलोमीटर नीचे। ये क्यों किया? ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए और मीटर मुझको मिल जाए। फिर मल्टीप्लाई, अब ये आवर का देखो, 1 आवर और सेकंड में क्या रिलेशन है, अब ये पहले से पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता फिर नहीं कर सकते हो। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ओके। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या पॉसिबल है? 1 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड अपॉन 1 आवर, और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर क्या पॉसिबल है? 1 इज इक्वल टू 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड्स। ये दो कन्वर्जन फैक्टर आपके पॉसिबल है। बट यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, जो आवर है वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। आवर इज कमिंग द इन द डिनोमिनेटर और इसको मैंने कैंसल आउट करना है। तो इस आवर को, ठीक है, एचर कर लेते हैं। मुझे आवर कहाँ चाहिए होगा? ऊपर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर क्या लगेगा? 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड। अब ये मैंने किया क्यों है? क्योंकि आवर को मैंने आवर से कैंसिल करना है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में, ताकि मीटर और सेकंड जो है, मीटर मुझको न्यूमरेटर में मिल जाए और सेकंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बेसिकली कैंसिल मुझे इस तरीके से करना है। अब आंसर क्या आएगा? आंसर वुड बी 20 से 20 कैंसिल होगी 36, तो इट कम्स टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से चलना है। यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से है, देखिए 72 किलोमीटर अपॉन आवर, जो यहाँ पे जो मैंने कन्वर्जन फैक्टर लिया 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल आउट हो जाए, और मुझे आवर से आवर को कैंसिल करना है तो 1 अपॉन 3600 सेकेंड, ताकि आवर से आवर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से किलोमीटर कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, 1000 मीटर, मीटर यहाँ पे आ गया, सेकंड नीचे, तो ये सारा कैलकुलेट करके आंसर क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है, कि जो बेसिक है, बेसिक ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज सच इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे चैप्टर्स आएंगे तो उसमें अगर ये चीजें कन्वर्जन करनी नहीं आई तो प्रॉब्लम आएगी, ओके। ओके सर।